जो भारत देश के उस समय जो नवाब थे, जो राजा लोग थे, तो उनकी जो पावर्स थी वो धीरे धीरे छीनी जा रही थी। अब ये पावर छीन कौन रहा था? तो उनकी पावर को छीना जा रहा था अंग्रेजों के जरिए, जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आए हुए थे। तो होता क्या है कि जो भी अंग्रेज लोग थे, जो यहाँ के नवाब थे, जो राजा महाराजा थे, तो उनकी जो सत्ता की जो पावर थी, जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो उनकी इज्जत खातिर होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे समाप्त करने लगे थे, वो धीरे धीरे छीनी जा रही थी। यही नहीं, होता क्या है कि उस ज़माने में क्या था कि जो भारत देश के जो नवाब लोग थे, जो राजा महाराजा लोग थे, वो अपना आर्मी रखा करते थे अपने इलाकों के लिए। तो अंग्रेज जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके आर्मी को भंग कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, और उनके दरबार में क्या तैनात कर देते हैं? रेजिडेंट्स को तैनात कर देते हैं। रेजिडेंट्स किसे कहते हैं? तो रेजिडेंट्स हम उसे कहते हैं जो अंग्रेजों की तरफ से जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, उनको रेजिडेंट्स कहते थे। जैसे कि इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर। तो ये अंग्रेज के ऑफिसर्स थे, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, और ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो भी नवाब होते थे या जो राजा महाराजा होते थे, उनका जो कोर्ट चलता था, उसमें उनके दरबार में इन लोगों को तैनात कर दिया गया था। और साथ ही साथ जो नवाब लोगों के जो भी जो भी आर्मीज होती थीं, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ यहीं तक ये बात नहीं रुकती है, बल्कि ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए कि आगे क्या होता है कि जो उस समय आपके जो नवाब लोग थे, वो रेवेन्यूज़ जो हैं वो कलेक्ट किया करते थे, मतलब लगान के तौर पे वो क्या करते थे, वसूली किया करते थे। तो वो भी जो पावर है वो धीरे धीरे छीना जाने लगा, और जो उनका एरिया आता था, यानी जो नवाब लोगों का जो एरिया होता था, उसको भी धीरे धीरे अंग्रेज लोग अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिए थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो अंग्रेज लोग हैं, पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो राजा महाराजा नवाब लोग थे, उनके पावर्स को ख़त्म करने पे लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं उनकी तमाम चीज़ें छीनी जा रही थीं। आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर ढूंढेंगे। प्रश्न ये है कि जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो अंग्रेजों से क्या मांगती है, और जब वो मांगती है तो अंग्रेज उस चीज़ को ठुकरा देते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर जवाब बताइएगा, और अगर नहीं मालूम है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आप लेक्चर में बने रहिए, आपको लेक्चर के दौरान इस सवाल का जवाब भी जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हैं ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं। नोटिस आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा हाईलाइट यहाँ पे करके बताऊँगा कि ये जो हैं ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, और ये जो हैं ये उनके बेटे हैं। लेकिन दरअसल अब यहाँ आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। रानी लक्ष्मीबाई का खुद अपना सगा बेटा नहीं है, बल्कि ये कौन है, ये एडॉप्टेड चाइल्ड है। एडॉप्टेड चाइल्ड कहने का क्या मतलब है, क्या इसका पर्पस है? तो एडॉप्टेड चाइल्ड कहने का मतलब कि ये गोद लिया हुआ बच्चा था, या हम इसे सतवाला बेटा हम कह सकते हैं, गोद लिया हुआ बच्चा था, एडॉप्टेड चाइल्ड था। तो ये जो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी उस समय रूलिंग फैमिलीज थीं, जो भी मतलब कि राजा लोग थे, जो महाराजा लोग थे, वो बातचीत करने के लिए जाते हैं किनके पास? अंग्रेजों के पास जाते हैं। अब अंग्रेजों के पास किस विषय में बातचीत होता है? क्या आपको लगता है कि अभी यहाँ पर ये लोग जो बातचीत करने वाले हैं अंग्रेजों के पास जाकर, क्या वो ये कहेंगे
कि आप लोगों पे जुल्म मत कीजिए, लोगों से ज़्यादा टैक्स मत वसूलिए, किसानों को परेशान ज़्यादा मत कीजिए, उनको बेघर मत कीजिए, उनका आर्थिक शोषण मत कीजिए। क्या इस प्रकार की बातचीत होने वाली थी? तो जवाब है बिल्कुल इस प्रकार की बातचीत नहीं होने वाली थी। बल्कि यहाँ पे जो रूलिंग फैमिलीज हैं वो क्या बातचीत करना चाहते थे अंग्रेजों के साथ? तो वो बातचीत करना ये चाहते थे कि अपने हितों की रक्षा वो कैसे कर सकें। यानी कि जो भी रूलिंग फैमिलीज थी वो लोगों के ऊपर जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ कोई बातचीत नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो अपने हितों का रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से बातचीत करने को तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारे रूलिंग जो भी रह चुके हैं राजा महाराजा लोग, वो आपको यहाँ पर लोगों के हित के लिए आपको दिखाई नहीं देंगे, बल्कि वो अपने हित को बचाना चाहते थे, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। तो अपने आप को बचाना चाहते थे। जैसे कि वो सत्ता में किस प्रकार से बने रहे, किस प्रकार से उनको रेवेन्यू जो है वो मिलता रहे, इस चीज़ का फिक्र उनको बहुत ज़्यादा था। तो चलिए बहरहाल कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ें देखेंगे। तो अभी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखने और समझने वाले हैं किसको, रानी लक्ष्मीबाई का एक उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, वहाँ पे जाती है और जाने के बाद वहाँ पर ये बातचीत करती हैं और बातचीत में ये कहती हैं कि जो उनका एडॉप्टेड सन है, यानी कि जो उनका बेटा है, गोद लिया हुआ बेटा, उसको ही राजा मान लिया जाए इस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई थी। यानी कि झांसी का जो राजा है वो किसको मान लिया जाए, जो रानी लक्ष्मीबाई की जो बेटा है, यानी कि इसको जो है उसी को राजा मान लिया जाए। तो ऐसा वो क्यों कह रही हैं? तो दरअसल ऐसा इसलिए वो कह रही हैं क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जो पति था उनका तो डेथ हो जाता है। वो जब मर जाते हैं तो मरने के बाद अब इनके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो राजा का पद ले सके, और उस समय इसका जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था। तो ये अंग्रेज के पास जाती हैं और कहती हैं कि उनका जो एडॉप्टेड सन है उसी को ही राजा जो है वो घोषित कर दिया जाए, उसी को राजा मान लिया जाए। तो अंग्रेज इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होते हैं और वो ऐसा मानने से इनकार कर देते हैं। सो बहरहाल आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि जो पीछे एक हमने प्रश्न किया था, प्रश्न ये था कि व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। तो क्या ऐसी मांग जो है वो रानी लक्ष्मीबाई रखती हैं और उस मांग को जो अंग्रेज लोग हैं वो ठुकरा देते हैं। तो आई थिंक आप इस सवाल का जवाब यहाँ पर समझ चुके होंगे कि क्या होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आप अभी तक इस सवाल का जवाब समझ भी पाए हैं या नहीं। तो चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं नाना साहब के बारे में। अब देखिए नाना साहब के बारे में यहाँ पर क्या होता है, इसको अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो नाना साहब थे ये कौन थे? तो ये भी एडॉप्टेड सन थे, यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा थे। इनको गोद किसने लिया था? तो इनको गोद लेने वाले जो थे वो थे पेशवा बाजी राव टू। यही जो थे इन्होंने ही क्या किया था, नाना साहेब को गोद लिया हुआ था। तो जिस समय बाजीराव बुजुर्ग हो गए थे तो उस समय उनकी पेंशन चलती थी। अंग्रेज लोग उनको क्या देते थे? पेंशन दिया करते थे। तो जब बाजीराव की डेथ हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन जो है वो अंग्रेज लोग वहाँ पर रोक देते हैं। तो यहाँ पर नाना साहब जो हैं वो अंग्रेजों के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जाते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीडेड कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनके पिताजी का जो पेंशन है वो चालू रखा जाए, उसे बंद ना किया जाए।
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा पैनी नज़र से देखिए कि क्या नाना साहेब यहाँ पर जो अंग्रेज़ों से बातचीत करने गए थे, तो क्या वो ये बातचीत कर रहे थे कि जो वहाँ के लोग थे उन पे जो शोषण हो रहा था आर्थिक तौर से, क्या उसके खिलाफ ये बातचीत करने गए थे? तो ऐसा तो नहीं था, बल्कि ये अपने फ़ायदे के लिए बातचीत करने गए थे। तो इनका फ़ायदा क्या था कि इनका पेंशन जो है वो ना रुक जाए, इनको पेंशन जो है वो मिलता रहे, भले इनके फादर का डेथ हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनको पेंशन जो है वो मिलता रहे। तो कंपनी जो है इस चीज़ को मानने से भी इनकार करती है, और क्योंकि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो चुकी थी और उसके पास जो मिलिट्री पावर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, और इसी कारण से वो पूरी तरह से मदमस्त हो चुका था अंग्रेज लोग, और वो पूरी तरह से अपने पावर्स में पूरी तरह से चोर हो चुके थे। वो किसी की बात नहीं मान रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो लक्ष्मी रानी बाई थीं, क्या उनका दृष्टिकोण, उनके जो भी रवैया था उसके हिसाब से आप अंग्रेज़ों के नज़रिए से क्या देख रहे हैं वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए। नाना साहेब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ये भी अपने हित की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, ना कि लोगों को बचाने की यहाँ पर बातचीत ऐसा कुछ भी किया जा रहा है, ऐसा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात से आप समझ ही चुके होंगे कि जो नवाब लोग थे उनकी जो पावर्स थी, उनका जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो धीरे धीरे ख़त्म करने पर लगे हुए थे अंग्रेज लोग, और उसी को बचाने में लगे हुए थे हमारे जो राजा महाराजा लोग थे, जो नवाब लोग थे, वो इसे बचाने में लगे हुए थे। अब देखिए कि क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हो ये फिगर किनका है। तो ये एक्चुअली में है कौन? डलहौजी हैं। कौन है? डलहौजी हैं। और ये थे कौन? तो दरअसल ये एक गवर्नर जनरल थे, और ये डलहौजी जो थे इन्होंने कुछ घोषणा कर दिया। घोषणा क्या किया कि जिस समय भारत के नवाब लोग शासन कर रहे थे हमारे देश में, या जो राजा महाराजा लोग शासन कर रहे थे हमारे देश में, वो अच्छे तरीके से सरकार नहीं चला पा रहे थे। और ये तर्क देते हैं कौन? डलहौजी। तो डलहौजी जो हैं इस प्रकार के तर्क देते हैं, और इस कारण से वो कहते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है, बहुत ही मिसबिहेव किया जा रहा है लोगों के साथ, इसीलिए यहाँ के क्षेत्रों में ब्रिटिश रूल जो है वो चलेगी और उसी का सभी को पालन करना पड़ेगा। तो अब देखिए डलहौजी इस तरह के तर्क देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश रूल ही चलेगा। तो शायद ये भी हो सकता है कि उस समय जितनी अच्छी व्यवस्था चलनी चाहिए थी लोगों के प्रति, जो यहाँ के लोग थे वो नहीं चल पा रहा था, इसी कारण से इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और ये तर्क देते हुए वहाँ पर पूरी तरह से ब्रिटिश रूल को लागू करवा दिया। और इस तरह से वो घोषणा कर देते हैं कि यहाँ पे जो भी ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के थ्रू जो कानून बनाया जाएगा उसी के हिसाब से सभी को चलना होगा और उसी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलेगी। अब देखिए बात यहाँ पर आती है कब की, तो अब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं अवध के बारे में। तो अवध जो है एक सबसे अंतिम क्षेत्र बचा हुआ था जो कब्जे में नहीं था, अंग्रेजों के कब्जों में नहीं था। लेकिन जब 1801 ईस्वी के आसपास में जो अवध है उस पे एक प्रकार का संधि जो है वो थोप दिया जाता है। एक संधि जो है, एक तरह का संधि जो बनाया गया और उसको थोप दिया गया, किसके ऊपर? अवध के ऊपर। और 1856 में अवध पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि अवध जो था ये सबसे लास्ट बचा हुआ क्षेत्र था जिसमें कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन 1856 में इसमें भी कब्जा कर लिया जाता है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि डलहौजी जो हैं वो
क्या लागू करते हैं, ब्रिटिश रूल का डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अच्छी सी नहीं काम कर पा रही है, जो भी नवाब के थ्रू बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों के हित में नहीं है, अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रही है, इसलिए यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल है वो यहाँ पर लागू रहेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़ के विषय में। तो यहाँ पर देखिए इनको, और ये जो हैं ये कौन है, इनका नाम है कैनिंग। इनका नाम क्या है, कैनिंग है। और ये भी क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और ये कब बने थे गवर्नर जनरल, तो ये 1856 में बने थे। अब देखिए इनके आने पे किस तरह से बदलाव जो है वो हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा। तो इनका जो कहना था कि कैनिंग का कहना था कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी बहादुर शाह जफर की, तो कोई भी उनका जो वंश के जो भी कोई भी लोग होंगे, कोई भी उनके वंशज में होंगे, जो भी बेटा वगैरह कोई भी होंगे, वो आगे जाकर राजा नहीं बन पाएंगे। कोई भी वंशज जो बहादुर शाह जफर के वंशज होंगे वो राजा नहीं बन पाएंगे, नवाब नहीं बन पाएंगे। वो क्या सिर्फ रह जाएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार बन के ही रहेंगे। तो ऐसी जो सोच है वो कौन लेके आते हैं, ये आपके कैनिंग जो है वो इस तरह की चीज़ों को डिसाइड करते हैं, इस पर अपना सुझाव देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरह से अगर आप नोटिस करें तो आप ये समझ पाएंगे कि इस पूरे में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं जो राज व्यवस्था है, जो जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, फिर उसका ही बेटा राजा बनेगा, ये व्यवस्था पे कहीं ना कहीं चोट करने का प्रयास यहाँ पे आपको करते हुए नजर आएगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं ये भी बताने का जरूर प्रयास करें कि यहाँ पर जो अंग्रेज कर रहे थे वो गलत था या सही था, इसको भी आप ज़रूर बताने का प्रयास करें। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि जब आप आते हैं 1849 के आसपास में, 1849 में जैसा कि डलहौजी जो थे उन्होंने ऐलान किया था। अब इन्होंने क्या ऐलान किया, डलहौजी अभी मैंने बताया कि ये भी एक गवर्नर जनरल रह चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐलान किया इन्होंने कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी, जब बहादुर शाह जफर जो कि नवाब थे उसकी जब डेथ हो जाएगी, तो उसकी जो फैमिलीज हैं उनको लाल किला से निकाल दिया जाएगा और उनको दिल्ली के किसी दूसरी जगह पर बसा दिया जाएगा। तो अब देखिए लाल किला से भी निकालने की तैयारी हो रही है, तो डलहौजी जो थी ये इस तरह से ऐलान कर देते हैं कि उनके फैमिलीज़ को अब लाल किला में नहीं रहना है, बल्कि दिल्ली की किसी दूसरी जगह पे अब उनको रहना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि पूरी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल थे वो किस प्रकार से मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो इस प्रकार से एक तो मरने के बाद बहादुर शाह जफर अगर मर जाते हैं तो उनके किसी भी बेटे को या उनके किसी भी वंश या जो भी उनके बेटा या जो भी उनके पोता पोती जो भी होंगे उनको अब राजा महाराजा तो नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनको सिर्फ एक राजकुमार का ही पद दिया जाएगा, लेकिन राजा महाराजा उसे नहीं माना जाएगा। एक तो यहाँ पर इस तरह से उनकी जो पावर्स है उनको सीज कर देते हैं, साथ ही साथ उनको बेघर भी यहाँ पे किया जा रहा है कि अब उनको लाल किले में नहीं रहना होगा बल्कि दिल्ली के किसी दूसरे जगह पे जाके रहना होगा। साथ ही साथ यही नहीं हुआ था, बल्कि जिस समय जिनका शासन चलता था, जिस मुगल का शासन चलता था, तो उस समय जो सिक्के होते थे तो सिक्के में नाम जो है वो लिखवाया जाता था जो उस समय शासन में होते थे, तो उसे भी क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो कॉइन्स में जो नाम वगैरह जो शासन
जो शासक होता था उसका नाम लिखा होता था, उसको भी क्या किया जाता है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो बहरहाल आप ये पूरा जो प्रोसेस है, आप इसमें आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से जो अंग्रेज लोग हैं, नवाबों के जितने भी पावर्स थे, जो सत्ता का पावर था, वो पूरी तरह से धीरे धीरे छीन लेते हैं और उनकी जितने भी पद वगैरह थे उसको भी धीरे धीरे वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। उनको रेवेन्यूज़ भी लेने से किस प्रकार से रोक दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल आप इसमें एक कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन ऐसी व्यवस्थाएँ थीं जो अंग्रेज ने ठीक कर दी। आपको कौन कौन सा ऐसा लगता है कि वो समाज के लिए ठीक ही था, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आपको लगते हैं कि अंग्रेज कहीं ना कहीं और गलतियां कर रहे थे। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कि जो हमारे देश में कई इलाकों में तो किसान लोग रह ही रहे थे, और जो सिपोइस थे, सिपोइस कहने का मतलब जो आर्मी होता है ना, उसको हम लोग सिपोइस कहते हैं। तो जो सिपोइस थे और जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो किसान लोग थे, अब उन पे क्या असर पड़ता है अंग्रेज़ों की वजह से, अब यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. अब देखिए होता क्या यहाँ पर है कि जो किसान लोग थे और जो जमींदार लोग थे, इन लोगों से बहुत ही भारी भरकम टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था। अब ये टैक्स कौन कलेक्ट करते थे? जो यहाँ के अंग्रेज लोग थे। तो भारी भरकम टैक्स जो है वो कलेक्ट किया करते थे जो यहाँ के पीजेंट्स होते थे उनसे, और जो ज़मींदार होते थे उनसे भारी भरकम लगान जो है वो वसूला करते थे। लेकिन ये लगान इतना ज़्यादा था कि किसान और ज़मींदार लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध प्रकट करना शुरू कर दिए थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था, ये भी थोड़ा समझने की चीज़ है। तो दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था कि जो महाजन लोग थे उनसे ये जो किसान लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले चुके थे, और इतना कर्जा ले चुके थे कि वो उसे रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, और साथ ही साथ लगान भी देना पड़ रहा था अंग्रेज़ों को। तो ये बुरी तरह से फंस गए थे किसान लोग, ज़मींदार लोग, कि अब हम लगान चुकाएं या जो महाजन से हमने कर्जा लिया है, जो मनी लैंडर से जो हमने कर्ज लिया है, जो लोन लिया है, उसको हम चुकाएं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा करने से चूक जाते हैं, यानी कि वो जो कर्ज लिए थे उसे नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि जो उनकी पीढ़ी आती थी उनको धीरे धीरे उनको कर्ज चुकाना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पर कर्ज आपने लिया लेकिन आप नहीं चुका पाए, तो आपका बेटा अब उस कर्ज को चुकाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का सिचुएशन आना शुरू हो गया था। तो यही कारण था कि जो पीजेंट्स थे और जो ज़मींदार लोग थे वो इस तरह की व्यवस्था को कहीं ना कहीं उसको अपोज करना शुरू कर दिए थे, इसका विरोध करना शुरू जो है वो उनके अंदर गुस्सा जो है धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ पनपना शुरू हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस सिचुएशन में जो अंग्रेज लोग थे वो क्या सच में पीजेंट्स के ऊपर और ज़मींदार के ऊपर शोषण कर रहे थे? मुझे तो यहाँ पे लगता है कि पूरी तरह से यहाँ पर अंग्रेज लोग इनका शोषण ही कर रहे थे। आप क्या समझते हैं? आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। चलिए बहरहाल और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जो भारत के सिपाही लोग थे, यानी कि जो सिपोइज लोग थे, वो तो ज़्यादातर सैनिक थे जो कंपनी में रखे गए थे। तो वो पूरी तरह से खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा। तो देखिए जो उनको भत्ता मिलना चाहिए था या जो उनको पेमेंट मिलना चाहिए था उतना उनको नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात से जो सिपोइज लोग थे वो नाराज चल रहे थे।
लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं था। यहाँ तक तो नाराज़गी समझ में आता है कि आज अगर आपके पेरेंट्स कहीं कमा रहे हैं और उनको जितना वो काम कर रहे हैं उनको अगर नहीं मिलता है उतना अलाउंसेस, उतना पेमेंट, तो जाहिर सी बात है कि एक गुस्सा का कारण बन सकता है। लेकिन अब आगे देखिए कि ये गुस्सा किस मोड़ पे जाके ख़त्म होता है। तो दरअसल जो सिपोइज लोग थे वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनके जो धार्मिक भावना है उसको कोई चोट पहुंचा रहा है, उसकी जो रीति रिवाज है, जो उनकी जाति व्यवस्था है, उस पर गहरा चोट किया जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आर्मी इस चीज़ को क्या करती है, महसूस करती है। तो अब इससे होता क्या है, चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है। थोड़ा सा एक यहाँ पर मानसिकता पे हम लोग काम करेंगे कि जिस समय अंग्रेज का दौर चल रहा था तो उस समय भारत में कुछ और भी चीज़ें चल रही थी, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल आप इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा देखिएगा कि इस पॉइंट में आपको क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उस ज़माने में जो हमारे गांव में रहने वाले लोग थे, जो हमारे देश में रहने वाले लोग थे, वो उनको महसूस हो रहा था कि जो उनका धर्म है, जो उनकी जाति व्यवस्था है, उसको भी कहीं ना कहीं उस पर टारगेट जो है वो अंग्रेज लोग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, चलिए अब इस बात को भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो दरअसल होता क्या है कि उस ज़माने में, चलिए मैं पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपका फोकस बना रहे कि हम चर्चा कहाँ पे कर रहे हैं। तो हुआ क्या था कि जब 1824 था तो 1824 में जो सिपोइज लोग थे उनको बर्मा जाने के लिए कहा गया। उनको कहाँ पे जाने के लिए कहा गया? बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। बर्मा कहाँ है, आप चाहें तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। ये वाला जो है इसी को हम लोग बर्मा कहा करते हैं। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे और इसको अच्छे से रिकग्नाइज करेंगे कि ये जो है इसको हम लोग बर्मा कहते हैं, जिसको आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, जो भारत के इस वाले हिस्से में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन पार्ट का आपको हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्मा कहते थे। अब इसको हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या था इस दौरान। तो दरअसल क्या था कि जब 1824 का समय था तो उस समय जो भर्ती थे सिपोइज लोग कंपनी के सैनिक के तौर पे, तो उनको बर्मा में जो है वो भेजा जा रहा था। लेकिन जो उनको भेजा जा रहा था वो रास्ता था समुद्री रास्ता, यानी कि सी रूट के थ्रू उनको भेजा जा रहा था। तो यहाँ पे जो सिपोइज लोग हैं वो जाने से मना कर देते हैं। सिपोइज लोग क्या करते हैं, जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम समुद्र के रास्ते से होकर नहीं जाएंगे, बल्कि हम कैसे जाएंगे, तो हम जो ज़मीन का रास्ता है, जो लैंड रूट है, उसके माध्यम से जाएंगे। अब थोड़ा सा सोचिए कि ऐसा जो सैनिक लोग हैं, जो आर्मी लोग हैं, वो क्यों बोल रहे हैं। तो दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उस समय के सैनिक लोग थे, उस समय उनकी धारणाएं थीं धर्म के प्रति, और वो ऐसा मानते थे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कि अगर हम समुद्री रास्ता से होके जाते हैं या 7 समुंदर को पार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो जाति है, जो हमारा धर्म है, वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो खतरे में आ जाएगा। अब ये बड़ा हंसी का पात्र के जैसा आपको लगेगा, और इस सोच के आधार पे वो यहाँ पे बगावत भी कर रहे हैं। किनसे कर रहे हैं? अंग्रेजों से। और वो कह रहे हैं कि वो समुद्री रास्ता से नहीं जाएंगे, बल्कि जो ज़मीन का रास्ता है उसके माध्यम से वो जाएंगे, लेकिन 7 समुंदर पार होके नहीं जाएंगे। 7 समुंदर
पार होके नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये पूरी तरह से अंधविश्वास पे टिका हुआ धारणा नहीं था? क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई साइंटिफिक लॉजिक तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर आप 7 समुंदर पार होके जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका धर्म खतरे में आ जाएगा, आपका जो धर्म वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक गहरा चोट भी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हिंदू समाज में जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी वो एक तरह से ढकोलस टाइप की थी, जिसमें एक मानसिकता के आधार पर इस तरह से जो है वो रवैया जो है आपको देखने को मिलता है। बहरहाल इसके विषय में हम लोग डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक रहे हैं जो इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ खड़े भी हुए हैं। तो उसके विषय में हम लोग बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे आगे जाकर। तो बहरहाल यहाँ पे जो सिपोइज लोग हैं वो विद्रोह किस कारण से ज़्यादा कर रहे हैं कि वो समुद्र के रास्ता से नहीं जाएंगे बल्कि ज़मीनी रास्ता से होके जाएंगे। तो इस सिचुएशन को जब देखा गया, अंग्रेज़ों ने जब इसे नोटिस किया तो उन्होंने पाया कि भाई ये तो बहुत लॉस का चीज़ है, हमें कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, एक कानून पास कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक कानून पास किया कंपनी ने, और ये कानून 1856 में उन्होंने पास किया। और उन्होंने कानून में ये कहा कि जो भी नौकरी करेगा, आर्मी की जो भी यहाँ पे नौकरी करेगा, उनको हर हालत में जब भी उनको समुद्री के रास्ता से भेजा जाएगा बाहर, उनको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा वो एक कानून लेकर आते हैं और वो कानून के ज़रिए उनको क्या करना होगा, समुद्री के रास्ता अगर ज़रूरत पड़ेगी जाने की तो उनको जाना पड़ेगा लड़ने के लिए सैनिक के तौर पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक कानून बनाना पड़ा ऐसी मानसिकता को हटाने के लिए। लेकिन अब जो बात यहाँ पर आती है वो क्या है, वो थोड़ा सा समझने की चीज़ है। अब देखिए कि जो सिपोइज लोग थे, सिपोइज में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पीजेंट्स भी थे, यानी कि किसान से भी बिलोंग करते थे, वो किसान वगैरह करते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि वो अपने फैमिली को छोड़कर इतनी दूर जाएं। आज तो जाना बड़ा आसान है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आज हमारे पास फ्लाइट वगैरह है, तमाम चीज़ें हैं, तो हम लोग जा सकते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन उस समय ऐसी मानसिकता थी कि उनका धर्म खतरे में आ जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएंगे, उनका धर्म जो है, उनकी जो जाति व्यवस्था वो भ्रष्ट हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उनके अंदर एक थॉट जो है, एक अंधविश्वास जो बैठाया हुआ था। तो उनमें से ये एक तो कारण रहा कि जो सिपोइज लोग हैं वो विरोध करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो किसान थे और वो अपने फैमिलीज़ को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, और इस कारण से वो धीरे धीरे सिपोइज और जो अदर जो और भी किसान लोग थे उनके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, उनके बीच में ये बातें फैलने लगते हैं, और ये फैलते फैलते सरकार के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है मुहिम जो है छीड़ने के कगार में आ जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा आपको बगावत जैसी सिचुएशन जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन बहरहाल आपको इनमें से जो सैनिक लोग हैं, जो किसान लोग हैं, किन किन ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे वो बिल्कुल सही तर्क दे रहे थे और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको लगता है कि वो गलत एक डिसीजन हो सकता है या अंधविश्वास को सपोर्ट कर रहा था। चलिए और भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब अंग्रेज लोग इस तरह का जब रिफॉर्म लेके आ रहे थे तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा था, क्या किस प्रकार की जो रिस्पॉन्स था वो मिल रहा था। तो एक बहुत ही घातक यहाँ पर एक और प्रथा थी, इसके विषय में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग हैं इनको ऐसा महसूस होने लगा कि जो भारत में जो सभ्यता है, जो समाज है, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा आप समझिए कि अंग्रेज भले उनका अपने लाभ के हिसाब से सोच रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुप्रथा भी थी हमारे देश में मौजूद थी जिसको वो सच में हटाते हैं। तो उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे एक जिक्र भी अभी करने वाले हैं, सती प्रथा को लेकर। सती प्रथा, ये सती प्रथा होता क्या है? तो सती प्रथा ये होता था कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी का हस्बैंड, मान लीजिए कि
वाइफ है, यंग है, और उसका हस्बैंड अगर मर जाता है, उसका पति अगर मर जाता है, तो उसकी पत्नी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। उसको क्या करना पड़ता था कि उसकी पत्नी को जिंदा आग में जला दिया जाता था। जैसे कि आप इस पूरी फिगर में देख रहे होंगे कि एक महिला को जो है वो जिंदा जलाया जा रहा है। किस कारण से जलाया जा रहा है? क्योंकि अब इसका पति जो है वो तो मर चुका है, इसलिए अब इसको अधिकार नहीं है जीवित रहने का, अब इसे जिंदा जो है वो जला दिया जाएगा। तो इस तरह से जो महिलाओं को जलाने का प्रथा था, इसी को सती प्रथा कहा जाता था। आपके नज़र में ऐसा क्या लगता है कि जो सती प्रथा था, जो हिंदू धर्म के अनुसार बनाया गया था, वो सच था या गलत था? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था बनी हुई थी, ये अंग्रेज इसको सुधारने में लग जाते हैं और इस तरह से वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी सुधार की ज़रूरत है, और साथ ही साथ एक कानून भी बनाते हैं वो। अब एक तरह से एक एनकरेजमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो करना शुरू करते हैं कि जो भी महिला विधवा हो जाएंगी तो वो उनके पास वो फिर से क्या कर सकते हैं, उनका विवाह किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई महिला विधवा हो जाती हैं तो उनको जलाना नहीं है, बल्कि वो फिर से शादी जो है वो कर सकती हैं। तो ऐसा जो है ये अंग्रेज यहाँ पर एक सुधार आपको करते हुए नज़र आते हैं। तो इस सिचुएशन पे आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा जो धर्म है और जो कॉलोनियल रूल है वो आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेज लोग जो हैं यहाँ पर इस तरह से चेंजेस करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे अंग्रेज थे वो अच्छा कर रहे थे या गलत कर रहे थे? आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर इसका रिस्पॉन्स कीजिएगा। अब चलिए और भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हो रही थी। तो अंग्रेज लोग और भी सुधार करना शुरू कर दिए थे, और वो क्या सुधार कर रहे थे? वो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रोमोटेड, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो ज़्यादातर वो स्कूलें खोल रहे थे जो इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित हो। ठीक है, तो वैसे स्कूलों को वो क्या कर रहे थे, ज़्यादातर प्रमोट कर रहे थे। तो यहाँ पर स्कूल में भी आपको देखने की सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन आज देखिए शायद इसका विरोध उस समय हो रहा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल खोली जा रही हैं, लेकिन आज हमारे समाज में आप देखिए कि जितने भी पेरेंट्स हैं सभी ये चाहते हैं कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन ही दिया जाए, और उसके लिए बहुत महंगी रकम जो है, बहुत महंगी फ़ी जो है स्कूल को वो पे भी करते हैं। अब इसको आप अंग्रेज की नीति से किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही था, गलत था? इस पे भी आप जरूर अपना कमेंट जो है रिस्पॉन्स कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए होता क्या है कि जब 1830 के बाद अब कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बहुत जगह पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं उसकी जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ 1850 में एक कानून पास किया गया था। सो नोट कीजिएगा इस बात को कि 1850 में, कब हुआ था? 1850 में एक कानून पास कर दिया गया। और ये कानून क्या था? तो ये कानून था कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, यानी कि कोई भी धर्म के आप हों, अगर आप मान लीजिए हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, हिंदू में तो बहुत सारी 4 व्यवस्था बनाई हुई थी, तो आप किस में आ सकते हैं? क्रिश्चियन धर्म को अपना सकते हैं। और इस मेथड्स को, इस कन्वर्जन को बहुत ही आसान भी बना दिया गया था। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने कानून व्यवस्था जो है वो बनाया था, जो बहुत ही आसान कर दिया गया था। अब क्या कानून व्यवस्था बनाई गई थी? अब चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल जैसे कि जो भी इस देश में यानी भारत देश में जो भी हिंदू धर्म के लोग रहते थे, जो मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे, तो उनका जो मान लीजिए कि जो पूर्वज का संपत्ति होता था, उनके दादा परदादा का जो भी प्रॉपर्टी होता था उसमें अधिकार हिंदू धर्म का होता था या मुस्लिम धर्म का होता था। लेकिन जब बहुत सारे लोग, क्योंकि हिंदू धर्म में भी बहुत सारा शोषण हो रहा था दलितों के ऊपर,
माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोषण होना शुरू हो गया था। तो उस समय क्या हुआ, खासकर दलित जो थे, जो आदिवासी लोग थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुद हिंदू समाज काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर शोषण कर रहा था। तो इस कारण से जो खासकर ज़्यादातर आदिवासी समाज के जो लोग हैं या जो दलित समाज के लोग हैं, वो अपना धर्म जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिए थे, वो ईसाई बनना शुरू कर दिए थे। और जब वो ईसाई बनना शुरू कर दिए थे तो उनका जो अधिकार होता था, जो उनके दादा परदादा का जो भी प्रॉपर्टी होता था, उसमें उनको जो मिलती थी दावेदारी, जो उनका अधिकार था, उसको रोकने का प्रयास किया गया था। तो इसको कोई ना रोक पाए या इसके कारण जो और भी लोग हैं वो ईसाई धर्म मानने से इनकार कर दे, इसीलिए अंग्रेज जो हैं एक कानून बनाते हैं कि अगर कोई भी धर्म के व्यक्ति ईसाई बनता है तो उसके जो पूर्वज का जो भी प्रॉपर्टी है उसमें उसका जो अधिकार रहेगा वो बरकरार रहेगा, उनको वो अधिकार दिया जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस लॉ अलाउड एन इंडियन who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors, यानी कि जो भी उनके पूर्वज की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार उन लोगों का होगा, उनके बच्चों का होगा, भले वो ईसाई धर्म में क्यों ना कन्वर्ट हो जाएं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो भारत के रहने वाले जो लोग थे, जो इंडियंस थे, उनको महसूस होने लगा कि जो ब्रिटिश समाज के जो भी ब्रिटिश लोग हैं वो उनके धर्म को पूरी तरह से ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। उनकी जो सोशल कस्टम है, जो उनका रीति रिवाज है, जो उनका धर्म है, उसको वो डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं, उनकी पुरानी रीति रिवाजों को वो ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ मुझे बताने का प्रयास आप लोग करें कमेंट सेक्शन में आके कि यहाँ पर एक ऑप्शन खोल दिया जाता है अंग्रेज़ों के माध्यम से कि अगर आप उस धर्म में रह के नहीं कुछ कर पा रहे हो, आपके ऊपर शोषण हो रहा है, तो आप क्रिश्चियन धर्म को जो है अपना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1850 में ये कानून जो है वो बनता है और 1850 में ये कानून लागू हो जाता है। और यही दौरान था कि बहुत सारे जो इंडियंस लोग थे वो धर्म को कन्वर्ट भी करना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आता है। अब इस प्रश्न का जवाब आई थिंक आपको मिल ही गया होगा, आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, यानी कि जो लोग ईसाई धर्म को अपना रहे थे तो अंग्रेज उनके लिए क्या करते हैं। तो आई थिंक आपको मालूम चल गया होगा कि जो उनकी जो पूर्वज की संपत्ति होती थी उस पर उनका अधिकार ना छीन जाए, वो अधिकार बना रहे, उसके लिए उन्होंने कानून बना दिया था। तो इसी को आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है और भी आप इसमें क्या जवाब दे सकते हैं वो जरूर आके बताइएगा। 29 मार्च 1857 युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे।
मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को नहीं तैयार थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासन और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इस घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वह स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के सौतेले पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे मीर जीस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। मीर जीस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया
कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर रवाना कर दिए गए। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने पर यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिलता था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों
विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे कुछ इस प्रकार थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल्स कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि सौतेले पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गईं। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ।